हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल हम लोगों ने देखा था लेसन 1 और लेसन 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए गए थे। आज हम लेसन 3 क्लास 10th केमिस्ट्री के लेसन 3 का एमसीक्यू करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए गए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू तो देखेंगे ही, साथ में आपको हम यहाँ बता देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप भी ध्यान से सुन लीजिए। देखते हैं यहाँ पर आपसे पूछ सकता है संक्षारण क्या है। संक्षारण कई बार पेपर में पूछा गया है आपसे। संक्षारण क्या होता है? जब धातुएं क्या होती हैं वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में, वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में जब धातुएं आती हैं तब क्या होती हैं? वह संक्षारित होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है धातुओं का, उनकी सतह का, व धातुओं का या उनकी सतह का वायु में उपस्थित आर्द्रता, नमी अथवा रसायन के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। तो क्या होता है? जब धातुएं वायु तथा नमी के संपर्क में आती हैं तो वो उनसे क्रिया करके संक्षारित होने लगती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लग जाता है वह एक संक्षारण की ही क्रिया है। आगे देखते हैं, संक्षारण एक प्रक्रिया है। उदाहरण लोहे में जंग लगना, चांदी का मलिन होना। आपने सोने चांदी के आभूषणों को देखा होगा, वह अभी काफ़ी समय बाद अगर उनको हम रखते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? मलिन हो जाते हैं। यह भी क्या है? चांदी का मलिन हो जाना। कापर की परत पर हरे रंग की परत का जमना, यह भी क्या है? कापर पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे भी हम क्या कहते हैं? यह भी संक्षारण की एक प्रमुख घटना है। आगे देखते हैं, अब हम संक्षारण से बचाने के लिए इन पर क्या करेंगे? तो संक्षारण से बचाने के लिए हम करते हैं यशद लेपन। क्या करते हैं? यशद लेपन। इसी को गैल्वेनीकरण या जिंकीकरण भी कहा जाता है। लोहे की धातु को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। यह क्रिया जिंकीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? जिंकीकरण कहलाती है। तो देखिए यशद लेपन या गैल्वेनीकरण क्या है? तो आयरन की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। जिंक धातु की यह परत लोहे को जंग लगने से बचाती है, क्योंकि आर्द्र वायु में खुला छोड़ने पर जिंक धातु संक्षारित नहीं होती है। अगर हम जिंक की धातु को अगर आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो वह संक्षारित नहीं होती है। इसीलिए क्या होता है? जिंक की परत जो है संक्षारित नहीं होती है। अन्यथा अभी सब क्या होते हैं? संक्षारित हो जाते हैं। अन्य धातुएं जैसे कि आपका लोहा है, यह संक्षारित हो जाता है। अगला देखते हैं हम, धातुओं पर क्या करते हैं? टिन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? टिन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग। टिन तथा क्रोमियम धातु संक्षारण रोधी होती हैं। क्या होती हैं? टिन तथा क्रोमियम धातु संक्षारण रोधी होती हैं। अतः जब लोहे की परत पर टिन धातु की पतली परत को विद्युत लेपन निक्षेपित कर देते हैं, यानी कि लोहे की जो धातु है उस पर क्या कर देते हैं? टिन या क्रोम की परत का विद्युत लेपन कर देते हैं, तो आयरन तथा इस्पात वस्तुएं संक्षारण से बच जाती हैं, यानी सुरक्षित हो जाती हैं। अगला है, जब धातु की सतह पर अन्य धातु की पतली परत का विद्युत धारा की सहायता से चढ़ाया जाता है तो इसे विद्युत लेपन कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं? तो धातु की सतह पर अन्य धातु की पतली परत विद्युत धारा की सहायता से जब चढ़ाई जाती है तो उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। अगला एक और है इंपॉर्टेंट, हम यहाँ संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं? धातुओं को मिश्र धातुओं में परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसमें कोई अन्य धातु मिला देते हैं ताकि वह संक्षारण से बच सके। देखो, धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके यह धातु के गुणों में सुधार की है, यानी कि धातु के गुणों में सुधार होता है इससे, जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं। यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं? हम वस्तुओं को यानी धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं।
अगला है रंगाई करके। आपने देखा होगा घरों में विंडो, दरवाजे, खिड़कियाँ लगी रहती हैं तो लोग क्या करते हैं उस पर पेंट या वर्ज जो भी होता है उसका लेपन कर देते हैं, या कई लोग का कालिक का लेपन करते हैं जिसे आप कहते हैं मोबियाइल या ग्रीस का प्रयोग करके, ताकि उनकी रंगाई करके धातु और वायु के बीच में एक परत आ जाएगी और वो क्या करेगी, उसे संक्षारण से बचाएगी। धातु की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई करने धातु वायु या किसी विलयन के प्रभाव से बच जाती है, यानी उनके बीच में हम एक परत बना देते हैं जो वायु अवरोधक का कार्य करती है। और क्या होता है, इसी प्रकार ग्रीस या तेल लगाकर, जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तु की सतह पर लगा देते हैं तो नमी इससे संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे लोह जंग से सुरक्षित हो जाती है। लोहे के पुर्जे तथा मशीनों को ग्रीस से पोत देते हैं, यह भी क्रिया होती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट था ये, आप लोग संक्षारण एक बार जरूर देख लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। अगला है अधातु है, तो यहाँ पर आपको याद करना होगा, आप लोगों को क्लास 9th में हमने पढ़ाया है और आप लोगों ने अपने टीचर से भी पढ़ा होगा, जो लोग जो हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनके क्लास में पढ़ाया गया होगा कि अधातुएं क्या होती हैं। अधातुएं और धातुओं में अंतर हमने बता रखा है, आपको याद करना होगा। पहले वर्ग अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो फर्स्ट वर्ग और दूसरा सेकंड वर्ग के सभी तत्व, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व क्या है, धातुएं। क्या है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम एक धातु है, फ्लोरीन एक अधातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोडियम भी क्या है, धातु है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, एल्युमिनियम का 13 है, सोडियम का 11 है। आपको एक और पहचानने का तरीका है, अगर आप इनके परमाणु क्रमांक पता हैं तो आप बाह्य कोश में देखेंगे कि बाह्य कोश में अगर इनके पास 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये सदैव क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। धातुओं में क्या एक खास बात होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और वहीं अधातु क्या होती हैं, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। वह क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या करती हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये खास बात होती है किसकी, धातुओं की और अधातुओं की। आपसे धातु और अधातु का अंतर भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पर हम एक जल्दी से आपको धातु और अधातु के बीच का अंतर बता दे रहे हैं। धातुओं और अधातुओं में अंतर क्या होता है, एक तरफ आप धातु तथा अधातु लिखिए। धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं, तो याद रखना आप लोग, ऋणायन बनाती है। अगर हम वही बात करें धातुओं की, धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुएं ठोस हैं सिवाय किसको, मरकरी को छोड़कर। धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं कैसी हैं, ठोस हैं। धातु ठोस होती है, कैसी होती है, धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। अपवाद क्या है, ठोस होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद है मरकरी। मरकरी क्या है, अपवाद है। आप लोग याद रखना, मरकरी का दूसरा नाम पारा है। धातुएं क्या करती हैं, धातुएं सोनोरस होती हैं। धातुओं का अगर हम कहीं पर धातुएं आपस में टकराएंगी तो आवाज़ उत्पन्न करेंगी। धातुएं क्या होती हैं, सोनोरस होती हैं। धातु सोनोरस होती हैं, या इसे इंग्लिश शब्द है सोनोरस, या हम कह सकते हैं इसको हिंदी में क्या कहेंगे, यानी कि आवाज़ करती हैं, यानी इस पर हम इनको लड़ा देते हैं। अगर आपस में टकराती हैं तो ये एक साउंड उत्पन्न करेंगी, तो इसमें से साउंड उत्पन्न होती है। और दूसरा क्या है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की क्या होती हैं, धातु विद्युत तथा उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं। और पूछा जाए तो धातु कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। कठोर होती हैं यानी ठोस है तो कठोर होती हैं। और आपसे पूछा है इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब है इनको पीट कर इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर बनाई जा सकती है। इनको पीट के हम क्या कर सकते हैं, पतली चादर का निर्माण कर सकते हैं। तो तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। वहीं पर हम देखें, बात करें तो धातुएं क्या है, सभी धातुएं ठोस है। तो सभी अधातुएं जो होती हैं ज़्यादातर वह या तो गैस अवस्था में पाई जाती हैं
या तो क्या होता है कुछ ठोस पाई जाती है। यहाँ पर एक अधातु है जो क्या होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका भी नाम याद रखना ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एक अधातु होते हुए द्रव अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना ब्रोमीन। अगर हम वही बात करें धातुएं सोनोरस होती है, जबकि अधातुएं सोनोरस नहीं होती हैं, यानी इनमें कोई भी साउंड उत्पन्न नहीं होती अगर इनको आपस में लड़ाने पर। और दूसरा पूछा जाए धातु विद्युत की तथा उष्मा की सुचालक होती हैं, ये क्या होती है कुचालक होती है। क्या होती हैं कुचालक होती हैं, याद रखना। अधातुएं क्या है विद्युत की कुचालक होती हैं। अगर कठोर होती तो ये कठोर नहीं होती, नरम होती। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, एक धातु ऐसी है जो क्या है धातुओं से भी ज़्यादा कठोर है, उसका क्या नाम है हीरा। हीरा जो है धातुओं से भी ज़्यादा कठोर होता है, यह अपवाद है। धातुएं क्या हैं, अब एक चीज़ और यहाँ रखना, धातु विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि हमने पूछा यहाँ पर धातुएं क्या होती है, अधातु जो होती हैं वह विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, वो क्या है ग्रेफाइट, याद रखना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातुएं कठोर होती हैं और यहाँ पर हमने बताया अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद क्या हीरा या धातुओं से भी अधिक कठोर होता है। अगर हम धातुएं बताएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं यानी इनको पीट कर इनकी चद्दर बनाई जा सकती है, लेकिन अधातुएं क्या होती अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। ये प्रमुख गुण है धातु और अधातु के बीच में। आप इन्हें रिवीजन कर लीजिए, पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो धातु और अधातु में अंतर क्या होगा, आप ये अंतर लिख करके नंबर ले सकते हैं। अगला है देखिए क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। तो सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है, या सामान्य ताप पर क्या आप जैसे ही डालेंगे तो उसमें एक साउंड के साथ जल उठेगी, यानी धातु क्या होती है जलने लगती है। जल में सोडियम धातु कितनी अधिक क्रियाशील होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम हमारा राइट उत्तर हो जाएगा सोडियम, जो सामान्य ताप पर क्या होती है जल से क्रिया कर सकती है। अगला है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जिंक क्या करता है, अभी हमने आपको लिखा था जिंक, अगर कोई ठंडा तनु अम्ल है जिंक और किसकी HCl की क्रिया करा दी जाए तो क्या बना देगा ZnCl हो जाएगा, ZnCl2 और यहाँ 2HCl लेते हैं, ZnCl2 बन जाएगा प्लस H2 गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो आप लोग ध्यान रखना क्या होता है ठंडे यानी जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। कई सारी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप दिए गए ऑप्शन में कौन है, सिर्फ जिंक ऐसा है जो ठंडे तनु अम्ल से क्रिया कर कर क्या बना सकता है हाइड्रोजन गैस बना सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कैल्शियम। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पीतल। अभी हम मिश्र धातुओं की जब बात कर रहे थे तो मिश्र धातुओं के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो मिश्र धातु जैसे हमने आपको बताया पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु पीतल में क्या है, तांबा कितना होता है 80%, जिंक तांबा और जिंक से मिलकर बना है। इसको हम याद करने की ट्रिक आपको बता रहे हैं। पिताजी पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा, जी से जिंक। तो इसमें तांबा 80% होता है, जिंक कितना होता है 20%। कितना होता है 20%, और वहीं हम तांबे की बात करें तो 80% होता है। अगला है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताइए। तो CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये किसका CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। CA3PO4 का होल ट्वाइस ये क्या है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। अगला प्रश्न है हमारा एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है। तो यह क्रिया एनोडिंग कहलाती है, आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी सेट में। तो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की परत एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडिंग। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना एनोडिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके एल्युमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड परत का निर्माण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आपका अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। तो देखिए इन धातुओं में कौन सी ऐसी धातु है, अभी हमने इसका आंसर दिया था अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा जिंक। जिंक क्या हो जाएगा, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु क्या होगी, जिंक होगी। अगर हम वही बात करते हैं अगले प्रश्न पर जाएं। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, जस्ता धातु यानी जिंक धातु की बात हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो अभी हमने पहले रिएक्शन लिखी थी, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो याद रखना हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पर रिएक्शन देखो लिखी भी है, यहाँ पर Zn+2HCl गिव्स ZnCl2 + H2, और गैस के साइन को हम ऊपर की ओर दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या है H2।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो लिथियम क्या है हमारा, यहाँ धातु है, तो लिथियम पराक्षारीय धातु होती है और ये फर्स्ट पहले वर्ग का तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 3 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। जबकि हीलियम की बात करें तो यह एक अक्रिय गैस है तथा फास्फोरस और सल्फर क्या है? उपधातु है, उपधातु है, याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो आप ध्यान रखना है कि विस्थापित नहीं करती, अभी तक आपसे पूछा जा रहा था विस्थापित करती है। तो सक्रियता श्रेणी में जो गैसें जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वह अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। तो जैसे कि Mg की बात की जाए तो सक्रियता श्रेणी में यह ऊपर है अर्थात यह विस्थापित कर सकती है। वहीं हम Fe की बात करें तो Fe भी क्या है? ऊपर है, यह भी विस्थापित कर सकती है। लेकिन Cu की बात करें तो यह विस्थापित नहीं कर सकती क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है अर्थात यह अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगी। वहीं हम जिंक की बात करें तो Zn भी कर सकता है क्योंकि यह भी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 विस्थापित करती है? देखिए अभी हमने बताया Mg कर सकती है तो Mg भी इसे विस्थापित कर सकती है। तो याद रखना है इसका संबंध सीधा सक्रियता श्रेणी से होता है। आप लोग सक्रियता श्रेणी को याद कर लीजिए। अगला है ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि कई सालों से तो नहीं पूछा जा रहा लेकिन 2016 में ये पूछा गया था। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S। Cu2S इसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है कैल्कोसाइड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैल्कोसाइड। अब से ऐसे पूछ सकता है कैल्कोसाइड किसका अयस्क है? तो कैल्कोसाइड किसका अयस्क है? कापर का। कैल्कोसाइड किसका अयस्क है? कापर का है। इंपॉर्टेंट है, कैल्कोसाइड किसका अयस्क है? कापर का। तो याद रखना, जो कि कापर का सल्फाइड अयस्क है। क्या है और कैसा अयस्क है? सल्फाइड। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम कैसे करते हैं, किन विधियों द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तांबे का अयस्क है पूछा जाता है, तो तांबे का अयस्क क्या है? मैलेकाइट। मैलेकाइट का सूत्र होता है Cu। तांबा या कापर एक ही चीज़ है, आप लोग ध्यान रखना, तांबा और कापर एक ही चीज़ है। तो ये याद रखना, क्या मैलेकाइट भी किसका है? कापर का अयस्क है कह सकते हैं, या तांबे का एक अयस्क है मैलेकाइट, जिसका सूत्र होता है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। तांबे Cu का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है तांबे के फ्राइंग पैन, जो आप लोहे के जो फ्राइंग पैन होते हैं को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है? अब ऑप्शन देखते हैं कौन सी विधि इसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखते हैं, पहला है ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, डी इन सभी के द्वारा। तो ये सभी विधियां क्या है? अभी आपने पढ़ा था, इन सभी के द्वारा ये सभी संक्षारण को रोकने की विधियां हैं। तो ये सभी विधियां हैं, तो सभी विधियां क्या होंगी? सही होंगी। अगला है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, तो हार्न सिल्वर एक क्या है? क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, क्योंकि हार्न सिल्वर का सूत्र ही क्या होता है? AgCl। क्या होता है? AgCl। आप लोग याद रखना, हार्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है? AgCl। तो Cl की उपस्थिति के कारण इसे क्लोराइड खनिज की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कापर को वायु में खुला रखते हैं, क्या करते हैं? कापर को वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है। क्या करती है? अपनी चमक खो देती है, तथा इस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जमा हो जाती है। क्या होती है? एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह निम्न के बनने के कारण होती है। तो आपको बता दें, यह क्या होता है कि Cu जो होता है किसमें कन्वर्ट हो चुका होता है? CuCO3 में। क्या बेसिक जो कापर है कार्बोनेट हो जाता है। ये क्या होता है? हरा रंग का होता है, लेकिन हर परत बनती है जिसका सूत्र क्या होता है? CuCO3 COH का होल ट्वाइस। यह क्रिया करके क्या कर लेगा? CuCO3 बनाएगा और COH का होल ट्वाइस। तो इसके कारण ये कैसा हो जाएगा? हरे रंग की परत जमा हो जाएगी। तो याद रखना आप लोग, CuCO3 बनाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि टिन जो होता है अपेक्षाकृत कम अवक्रियाशील होता है। हाँ, ये जरूर सत्य, अभी आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया गया था। जो टिन का सूत्र Sn होता है, ये क्या है? Sn को देखोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, यह क्या है? नीचे होता है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होते हैं वह जो जितना नीचे होगा वो उतना ही कम क्रियाशील होगा। तो याद रखना, टिन अपेक्षाकृत क्या होता है? कम अवक्रियाशील होता है। इसीलिए यह किया जा सकता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में टिन का लेपन होता है, और क्योंकि यह जिंक से अपेक्षाकृत कम अवक्रियाशील है।
अगला है पीतल। अभी आपको शुरुआत में ही हमने बताया था पीतल, पिताजी से याद रख लीजिए, पिताजी। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की। तो याद क्या हो जाएगा? पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें 70% कॉपर लिखा है और कई किताबों में 80% लिखा है। तो आप लोग ध्यान रखना 70% 80% दोनों सही है। 70 और 20 का रेशियो है, 80 और 20 या 70 30 का रेशियो का ही है, जिसमें 70% कॉपर तथा 30% जिंक होता है। अगला है एंटीमनी है। तो एंटीमनी एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। अब आपसे पूछा जाए उपधातुएं क्या होती है, तो आप लोग बताइए उपधातुएं क्या होती है। चलिए हम बता देते हैं आपको। उपधातुएं होती हैं जो क्या होती हैं? कम ताप पर यानी निम्न ताप पर किसकी तरह बिहेव करती हैं? अचालक की तरह बिहेव करती हैं, यानी अधातुओं की तरह बिहेव करती हैं। लेकिन कहीं पर अगर ताप उच्च हो जाए तो वो क्या होता है? चालक की तरह बिहेव करने लगती हैं, अर्थात धातुओं की तरह बिहेव करने लगती हैं, इसलिए उन्हें उपधातुएं कहते हैं। यानी जो धातु और अधातु जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? एंटीमनी एक उपधातु है जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। अगला है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। तो जर्मन सिल्वर में अभी हमने बताया था कौन सी धातु नहीं होती? एजी नहीं होता। एजी नहीं होता क्योंकि जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। कॉपर जिंक, देखो कॉपर इसमें 50%, जिंक 35%, निकिल 15% होता है। अतः जर्मन सिल्वर में क्या? कॉपर होगा, जिंक होगा, निकिल होगा, लेकिन आपका एजी नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न कहता है अमलगम होते हैं। तो आपको हमने बताया है अमलगम क्या होते हैं। अमलगम जब भी कभी किसी धातु से कौन? मरकरी क्रिया करता है। कौन क्रिया करता है? मरकरी। तो मरकरी जो होता है, मरकरी यानी कि पारा, जब यह क्रिया करेगा, इसका सूत्र भी Hg है, और ये किसी धातु से क्रिया करे तो ये क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम। जैसे कि सोडियम से Na+Hg अगर क्रिया करके क्या बनाएगा? NaHg, तो ये क्या है? सोडियम अमलगम कहलाएगा। सोडियम अमलगम कहलाएगा। तो याद रखना जब भी कभी धातु कैसे क्रिया करे? धातु जब मरकरी से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? अमलगम बनाती है। तो अगला इसमें देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? अमलगम होते हैं तो मिश्र धातुएं, क्योंकि हमने बताया क्योंकि मरकरी भी एक धातु है और वो किसी धातु से क्रिया करती है, तो इस कारण अमलगम क्या होते हैं? एक मिश्र धातु होते हैं। अमलगम विभिन्न धातुओं को की पारे के साथ एक बनी मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मैग्नीशियम धातु के लिए सत्य नहीं है। तो यह लिखा है भैया इसमें सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है यह ऑक्सीजन में एक चमकदार से ज्वाला के साथ जलती है। बिल्कुल गलत बात। यह ऑक्सीजन में क्या होता है? चमकदार से ज्वाला के साथ नहीं जलता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह शीतल जल से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। वह क्या करेगी? शीतल जल से क्रिया कर लेगी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22 कहता है क्या होता है जब कैल्शियम की जल से क्रिया कराई जाती है। तो आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम की जल से क्रिया कराई जाती है। तो कैल्शियम जब भी जल के साथ क्रिया करेगा तो यह कम उतना विस्फोट के साथ अपक्रिया नहीं करेगा, यह कम विस्फोट के साथ अपक्रिया करता है। जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वह विस्फोट के साथ अपक्रिया करती हैं और काफ़ी तेज विस्फोट के साथ अपक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम हुआ, आपका मैग्नीशियम हुआ, ये सब क्या करती हैं? तेज विस्फोट के साथ जल के साथ अपक्रिया करती हैं। लेकिन जबकि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम तेजी से अपक्रिया तो करता है लेकिन विस्फोट उतनी तेजी से नहीं करता, अर्थात कम विस्फोट के साथ अपक्रिया करता है। तो ये जल से विस्फोट अपक्रिया करता है, यह बात सही तो है लेकिन उतनी सही नहीं है जितना ऑप्शन के हिसाब से। यह जल से अपक्रिया नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। पहली और दूसरी बातें बिल्कुल गलत है। अब यहाँ सत्य बात बतानी है तो हमारी यह जल से कम विस्फोट अपक्रिया करता है, बिल्कुल सही बात। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। तो दोनों बातें यह क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीसरा और चौथा क्या है? कथन सही है। यह क्रिया होती है। अगला दिया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 2 का मिलान करते हैं। लिखा हुआ सबसे हल्का अधात्विक तत्व। आपको हम यहाँ बता देते हैं सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो आपका लिथियम है। और यहाँ अगर पूछा जा रहा है सबसे हल्का आपका अधात्विक तत्व कौन सा है, तो अधात्विक तत्व कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही क्या है? एक अधातु है। आपको पता है, हमने बताया सबसे हल्की धातु लिथियम।
तो सबसे हल्का तत्व हमने बताया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु तो है नहीं तो वही आंसर होता, या अर्थात क्या हो जाएगा, सबसे हल्का धात्विक तत्व हमारा हाइड्रोजन। ए का तीसरा, अब ऑप्शन देखिए, एक में तीसरा तो यहाँ पर था ही नहीं, कट गया। यहाँ पर भी ए में तीसरा नहीं है तो ए भी कट गया, ए में दूसरा ए भी कट गया, तो यानी कि सही ऑप्शन डी। तो ए का तीसरा एक ही आपको अगर पता है तभी भी आप लगा सकते हैं। वैसे हम बात करें तो द्रव धात्विक तत्व कौन है, मरकरी। अभी आपको बताया गया है कि ऐसा तत्व जो ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला पूछा है सर्वाधिक आघातवर्ध तत्व, सोना। हाँ, यहाँ से याद रखना धात्वेय आघातवर्धन भी होती हैं, धात्वेय आघातवर्ध होती हैं। इनको पीट पीट कर इनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। आपको हम बता दें 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ध्यान रखिए। इसीलिए कहते हैं सबसे आघातवर्ध धातु कौन सी है, सोना है। और अगर हम बात करें आघात जो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक है तो ग्रेफाइट, ये सही ऑप्शन हो जाएंगे आपके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम एक बहुत तेज़ी से क्रिया करेगी क्योंकि एक अधिक क्रियाशील धातु है, तो यह होगा ठंडे जल से क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो KH2O KOH हो जाएगा और H2 गैस मुक्त होगी। अगला है आपका प्रश्न नंबर 25 है। 25 कह रहा है, आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो क्या हो जाएगा, अभी इसका शुरुआत में ही हमने आंसर बताया था आप लोगों को, सामान्य तापक्रम तथा दाब पर द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ब्रोमीन। वही धातु की बात करते हैं तो पारा मरकरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा यह वीडियो, और आप लोगों के जो भी टॉपिक हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ वीडियो से हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद क्लास।